हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग अभी उपस्थित हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट में और ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट हो जाता है। यहाँ से हमने आपको कहा था कि प्रत्येक वीडियो से, प्रत्येक क्लास से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। 100% रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से हम रिवीजन आपको करा रहे हैं ताकि यही सब सवाल जो है आपके बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 11 नंबर सवाल है। यहाँ पर कहता है कि टिहरी डैम उत्तराखंड में किस नदी पर बना है। बहुत गहराई में बिहार पुलिस में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास तैयारी अच्छा है तो फिर मुश्किल नहीं है, सब व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यही प्रश्न देख लीजिए, टिहरी डैम के बारे में पूछता है और यह भी दे दिया है कि उत्तराखंड में यह स्थित है, और ये पूछता है कि किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है, प्रश्न यही पूछता है। तो ये हो जाएगा भागीरथी नदी पर बना है। भागीरथी नदी पर बना है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। डैम जो है भारत का है ना, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाता है, ऊंचा बांध। सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन इसी तरह देगा, टिहरी बांध होगा या भाखड़ा नांगल बांध होगा या सरदार सरोवर बांध होगा या हीराकुंड बांध होगा। चलिए कुछ बांधों का भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे भाखड़ा नांगल बांध, है ना, जैसे में भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ये भाखड़ा नांगल बांध जो है, भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर बना है। याद रखिएगा, सतलज नदी पर बना है और यह स्थित है कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में यह स्थित हो जाता है ना। नेक्स्ट जो है, जैसे सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध, ये सरदार है ना, सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध, ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी पर राज्य अगर पूछे तो यह गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना और स्थित किस राज्य में है, तो गुजरात में हो जाएगा। जैसे हीराकुंड बांध, जैसे में आपसे पूछा जा सकता है हीराकुंड बांध, ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध है ना, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर हो जाएगा, महानदी पर, महानदी पर हीराकुंड बांध है। अगर राज्य आपसे पूछे कि किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाता है ना। एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर बांध पूछा जाता है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पॉइंट देखा अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे बिहार पुलिस के एग्जाम में हो गया, पूछा हुआ सवाल है, बिहार दरोगा के एग्जाम में हो गया, बिहार एसएससी के एग्जाम में हो गया, सचिवालय के एग्जाम में हो गया, यहाँ तक कि बिहार है ना पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध है ना, नागार्जुन सागर बांध। ये नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो यह कृष्णा नदी पर हो जाएगा और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। यह कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर, और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश है ना और तेलंगाना में यह स्थित हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट सवाल ये आपका हो जाएगा, है ना, जैसा कि हम उत्तर से दक्षिण तक जाते हैं और पर्वत श्रृंखलाएं, है ना, पर्वत श्रृंखलाएं जो है निम्नलिखित क्रम में सामने आती है, निम्नलिखित क्रम में सामने आती है। अगर क्रम की बात यहाँ पर देखिएगा तो क्रम में अगर देखा जाए यहाँ पे, है ना, तो सबसे पहला ये देखिए 2 हो जाएगा, है ना, 2 के बाद यहाँ पे 4 होगा और 4 के बाद यहाँ पे 3 होगा और 1 हो जाता है, ये क्रम में हो जाता है।
है ना। जैसे हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के क्रम अगर बात किया जाए उत्तर से दक्षिण की ओर, तो एक ट्रिक है, आप चाहें तो इसको याद रखिएगा, काल जागरे, काल जागरे पीर धौस हो जाता है ना, पीर धौस। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्रम हमने कहा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम हो जाता है, का से क्या हो जाएगा, काराकोरम हो जाता है, काराकोरम, है ना। लद्दाख, लद्दाख ल से जास्कर हो जाएगा, जास्कर, है ना। ग्रे से ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, है ना। पी से यहाँ पर देखेंगे हम लोग, है ना, पी से हो जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल हो जाएगा, है ना। धौ से धौला बीरा, धौला वीरा हो जाएगा। और स से हो जाता है आपका शिवालिक, है ना। और ये शिवालिक की जो श्रेणियां हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल नवीन प्रकार की श्रेणियां हैं। इसी का विस्तार रूप आपको बिहार में मिलेगा, पश्चिमी चंपारण में एक सोमेश्वर की श्रेणी है, इसी का विस्तार रूप है, इसी का विस्तार रूप हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। और सोमेश्वर श्रेणी केवल बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है यह सोमेश्वर की श्रेणी, है ना। और इसी सोमेश्वर की श्रेणी में नेपाल और भारत आने जाने का जो रास्ता बनाया, दर्रा यहीं पर है, और इसी दर्रे से नेपाल आने जाने का रास्ता बना हुआ है ना। तो ये क्रम है, इस तरीके से याद रखेंगे तो बेनिफिट होगा आपको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, 13 नंबर सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे सवाल आपसे पूछे हुए हैं, बस इसी के आधार पर तैयारी करिए, कोई ज़रूरत नहीं है नया नया प्रश्नों को बनाने का। अगर ये आपको जो पूछा गया सवाल है, इन प्रश्नों को अगर बढ़िया तरीके से डिस्कशन मिल जाए, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप इसी आधार पे अगर अपनी स्टडी कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, तो आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। यहाँ पे चलिए प्रश्न कहता है कि भारत का नेपोलियन किसी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है यह किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। डॉक्टर स्मिथ ने ये बात कही थी, डॉक्टर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था, है ना, नेपोलियन कहा था। जैसे समुद्रगुप्त की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो समुद्रगुप्त जो है यह चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हो जाते हैं, है ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, चंद्रगुप्त ये प्रथम जो है इन्हीं के पुत्र हैं, ये कौन, समुद्रगुप्त हो जाते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। समुद्रगुप्त की जो जानकारी है ना, समुद्रगुप्त की जानकारी यह प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। और ये प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार भी आपसे अगर पूछे तो ये हरिसेन हो जाएंगे, है ना। ये हरिसेन के द्वारा यह रचना है, लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है ना। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से, कविराज के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को, है ना। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी और भी चीज़ें हम लोग देख लें। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाते हैं, यहाँ पे ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाते हैं। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ये समुद्रगुप्त के, है ना, ये समुद्रगुप्त के पुत्र होते हैं, समुद्रगुप्त के पुत्र, है ना। पेन भी चेंज कर लिया जा, ठीक है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा पूछता है आपसे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही फाहियान एक चीनी यात्री भारत आया था। इसी के समय में एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फाहियान। फाहियान भारत की यात्रा पर आया और यह 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक रहा। 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक यह भारत में रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अक्सर पूछता है कि फाहियान गुप्त सम्राट, किस गुप्त सम्राट के दरबार में आया हुआ था, है ना, किस गुप्त सम्राट के
दरबार में आया हुआ तो यही चंद्रगुप्त, है ना, द्वितीय हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। इन्होंने शकों को क्या किया, तो शकों को पराजित किया, और पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक सिक्का चलाया था। पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक चांदी का सिक्का चलाया जिसको रूपक कहा जाता है ना, जिसको क्या कहा जाता है, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का जो सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का, उसको रूपक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, रूपक। और जब इन्होंने शकों को पराजित किया तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और शकारी का भी उपाधि धारण की। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग शकारी के नाम से भी जानते हैं, शकारी भी कहा जाता है और इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है ना, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वैष्णव धर्म को ये सबसे ज़्यादा मानते थे, इसीलिए इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की, है ना, परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण की। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना, याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद आइए, आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुमार गुप्त का, है ना। उसके बाद चलिए, कुमार गुप्त के संदर्भ में सवाल बहुत पूछा जाता है। कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जिसे बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया, ऐसा कहा जाता है ना, कुमार गुप्त के बारे में। एक चीज़ और भी है, इनको महेंद्रादित्य नामक इन्होंने उपाधि धारण की थी। महेंद्रादित्य इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महेंद्रादित्य, है ना, महेंद्रादित्य इन्होंने ये उपाधि धारण किया था कुमार गुप्त ने। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछता है, और आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में यही सवाल पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त के संदर्भ में भी सवाल पूछे जाते हैं, है ना। हुनों का आक्रमण जो है सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ, तो हुनों का आक्रमण हुआ था, है ना। आक्रमण किसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में। और स्कंदगुप्त के समय में जब हुनों का आक्रमण हुआ तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यह भीतरी अभिलेख हो जाएगा, है ना। इसकी जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है, भीतरी अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया था। इसने अपनी राजधानी, है ना, इसने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ, है ना, किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्र। ये पुरानी पुरातन जो व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्थाओं के खिलाफ फ्रांस की जनता संगठित हो गई, है ना, यहाँ पर। और उसने सरकार के खिलाफ एक कड़ी, कहा जाए तो व्यापक आंदोलन किया, जिसको हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। और यह फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर के, है ना, 1799 तक चला, जिसके आदर्श वाक्य हमारे भारत के प्रियम्बल में शामिल किए गए। आदर्श वाक्य था इसका, है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। याद रखिएगा आप लोग, इसका आदर्श वाक्य था फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य, है ना। आदर्श वाक्य कौन सा है, तो ये स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो जाता है, बंधुत्व, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ ही
नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ ही यह जो क्रांति है, यह क्रांति समाप्त हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अगला सवाल आपसे पूछेगा कि वह जिला बताइए जो गंगा नदी बिहार राज्य में, है ना, बिहार राज्य में प्रवेश करती है। अभी तो उत्तर प्रदेश पूछ दिया, ठीक है, बिहार राज्य भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, है ना, बिजनौर में यह प्रवेश कर जाती है। जैसे आप देखिए गंगा नदी निकलती है कहाँ से, तो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, है ना, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से, उत्तराखंड से, ठीक है। यह निकलती है उत्तराखंड से, जहां पर इसकी गंगा की लंबाई 110 किलोमीटर हो जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, 110 किलोमीटर है। और उत्तराखंड के बाद यह पहाड़ियों में पहले चलने के बाद, यानी कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करने से पहले यह पहाड़ियों में चल करके यह पहुंचती है बिजनौर में। उत्तर प्रदेश से पहले यह पहाड़ी रास्तों से गुजरती है, तब यह कहाँ पे पहुंचती है, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे लंबाई 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाता है ना, 2525 किलोमीटर है गंगा की कुल लंबाई। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गंगा की लंबाई की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई उत्तराखंड में है। यही गंगोत्री से ही उद्गम है ये गंगा नदी, है ना। उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है कि बिहार में इस गंगा, है ना, की लंबाई कितना है। तो बिहार में गंगा की लंबाई कितना हो जाएगा, 445 किलोमीटर हो जाता है। और उसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल में देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल में गंगा की जो लंबाई है यह 520 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 520 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बिहार का भी चर्चा हम लोग कर लें, ठीक है। बिहार में यह नदी, जैसे उत्तर प्रदेश के बाद जब बिहार में यह नदी प्रवेश करती है तो प्रवेश द्वार इसका चौसा हो जाता है। यह चौसा में जाकर के बिहार में प्रवेश कर जाती है ना, चौसा में। और यह जो नदी है, यह नदी गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है। एक हो जाएगा उत्तरी बिहार और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी बिहार, है ना। उत्तर से आने वाली जितनी नदियां हैं यह गंगा की सहायक नदियां हो जाती हैं, और दक्षिण से जाकर के जितनी भी नदियां हैं यह नदियां जाकर के गंगा में मिल जाती हैं, ये भी सहायक हो जाती हैं। यह गंगा नदी जो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से, है ना, 12 जिलों से होकर के गुजरती है। और एक बात याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि इस गंगा नदी की लंबाई बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो पटना जिला में हो जाएगा। पटना जिला में सबसे ज़्यादा कितना, 99 किलोमीटर है। एक बार सवाल आपसे पूछा हुआ था कि पटना के बाद दूसरा स्थान बताइए, दूसरा जिला का नाम बताइए जो गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई है, तो यह भागलपुर हो जाएगा, है ना। कौन सा, भागलपुर हो जाता है। और भागलपुर को ही हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी, है ना। यहाँ पे एक अनोखी स्वाद वाली आम मिलती है जिसका नाम है जर्दालू आम, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में इसकी लंबाई 520 किलोमीटर हो जाता है ना। कितना, 520 किलोमीटर हो जाता है। अगर इतना याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारा चीज़ें यहाँ से ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़े जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है ना, कहाँ पर है स्टेडियम के रूप में जो पहचाना जाता है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाता है, जिसको हम लोग धौलावीरा कहते हैं, है ना, धौलावीरा। अच्छा चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे धौलावीरा की अगर बात करें
तो यह भारत का सबसे बड़ा स्थल हो जाता है। धौलावीरा यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, सबसे बड़ा, है ना, क्या है, हड़प्पा स्थल है। धौलावीरा में एक खास बात क्या है कि जल निकासी जो प्रणाली है बहुत ही उन्नत अवस्था में है। जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली बहुत ही उन्नत अवस्था में है। इंपॉर्टेंट है यह, है ना, जल निकासी प्रणाली सबसे उन्नत अवस्था में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हड़प्पा सभ्यता का उत्थान हुआ, है ना, उत्थान और पतन हुआ, तो उत्थान और पतन की जानकारी जो है, उत्थान पतन की जानकारी हमको धौलावीरा से ही मिलती है। उत्थान और पतन की इसकी जानकारी जो है हमको धौलावीरा से प्राप्त हो जाता है। उत्थान और पतन की जानकारी जो साक्ष्य है यहाँ से हमें मिलता है ना, यहाँ से मिलता है। चलिए तो थोड़ा सा और भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे। जैसे कालीबंगा की अगर बात किया जाए, है ना, तो यहाँ पे कालीबंगन देखिए। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब क्या, तो कालीबंगा का मतलब जो है, पानी लाइए। ओके कालीबंगा का मतलब क्या हो जाता है ना, तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, है ना, पूछा जाता है काले रंग की चूड़ियाँ हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ हो जाता है। और चलिए यहाँ से क्या क्या फैक्ट हो सकता है। जैसे कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है ना, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और एक बात बताएं आपको, ये प्रश्न जो है बीपीसी, यूपीसी, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस, है ना, यहाँ तक कि बिहार एसएससी कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ तक कि आप उत्तर प्रदेश के पीसीस का भी एग्जाम देखिएगा तो ये सवाल पूछा गया। हम लोग सारे सवाल देखते हैं ना, अनुभव चल जाता है कि कौन कौन सवाल कहाँ पूछे जाते हैं। और आपके बिहार पुलिस में भी संभावना हो सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो यह घग्घर नदी के किनारे हो जाएगा, है ना। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा जो है यह घग्घर नदी के, है ना, घग्घर नदी के किनारे है। कई बार पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जूते हुए खेत का साक्ष्य, और यहीं पर युगल समाधान का साक्ष्य भी मिलता है। युगल समाधान का, है ना, युगल समाधान का साक्ष्य हमें मिलता है। कहाँ से, कालीबंगा से मिलता है। और यहीं पे अग्निकुंड का, इसी कालीबंगा से हमें अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिलता है। अग्निकुंड का साक्ष्य भी हमको यहीं से मिलता है, कालीबंगा से ही, ठीक है। उसके बाद आइए चन्हू दड़ों से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चन्हू दड़ों से जो महिलाएं जो लिपस्टिक लगाती हैं, है ना, लिपस्टिक का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। चन्हू दड़ों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है, चन्हू दड़ों से। और यही चन्हू दड़ों से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। यहीं से मन का बनाने का, है ना, यहीं से मन का बनाने का कारखाना जो है, यह कारखाना प्राप्त होता है। कहाँ से, चन्हू दड़ों से प्राप्त होता है। और चन्हू दड़ों से ही कांस्य की बैलगाड़ी मिली है, कांसा की, है ना, कांस्य की बैलगाड़ी मिली है, बैलगाड़ी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में कांसा बनाने का जो तकनीक सिखाया, वह सिखाया कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग, पूरी दुनिया को। इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांसा बनता है तांबा और टीन को मिला करके, और यह तकनीक का ज्ञान सबसे पहले हड़प्पा वासियों को ही मिला था, है ना। चलिए, यहाँ से गुड़िया बनाने का कारखाना भी प्राप्त होता है चन्हू दड़ों से, गुड़िया बनाने का, है ना, गुड़िया बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे मोहनजोदड़ो भी देख लेते हैं, क्या है मोहनजोदड़ो में, है ना। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से तो कई सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार की प्राप्ति होती है, यहाँ से विशाल स्नानागार की हमें प्राप्ति होती है, और स्नानागार के साथ साथ अन्नागार भी, है ना, अन्नागार की भी प्राप्ति हमको कहाँ, मोहनजोदड़ो से होती है। मोहनजोदड़ो से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्तियाँ मिली हैं, है ना, कांसे की नर्तकी, है ना, नर्तकी की मूर्तियाँ मिली हैं कहाँ, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। और यहीं से सूती वस्त्र की भी, है ना, सूती वस्त्र की भी प्राप्ति होती है, मोहनजोदड़ो से होता है। और यहीं पर कुबड़ वाला बैल की एक मुहर मिला है, कुबड़ वाला बैल की एक मुहर भी मिलती है, यहां से मोहनजोदड़ो से हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ना, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 17 नंबर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई सुमन योजना का उद्देश्य क्या है ना। सुमन योजना का क्या उद्देश्य हो जाता है, तो सुमन योजना का उद्देश्य यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करना, यह इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। और एक बात आपको बता दें, यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस सुमन का फुल फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे सुमन लिखा है ना, सुमन, तो सुमन का फुल फॉर्म होता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसका शुरुआत अक्टूबर 2019 में हुआ, जिसका शुरुआत अक्टूबर 2000, है ना, 19 में किया गया। याद रहेगा 10 अक्टूबर को, ये भी याद रख लिए, 10 अक्टूबर 2019 को यह सुमन जो योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, जिसको हम लोग सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना के नाम से जानते हैं। और इसका प्रारंभ हुआ 10 अक्टूबर 2019 को। इसका मतलब एक ही है, इसका उद्देश्य जो है इसमें कहता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल किया जाएगा, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए कितना लंबा सवाल है और आंसर बिल्कुल इसमें, है ना, कर दिया है। चलिए यहाँ पे समझिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा, है ना। जवाबदेही क्या होगा, जवाबदेही नहीं होगा। तो 18 का ए जो है ना, इसका ए आंसर हो जाता है 361 हो जाएगा, है ना, 361 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 396 दिया हुआ है, तो 396 क्या कहता है, कहता है कि हत्या के साथ डकैती से संबंधित है ना, हत्या के साथ, यहाँ पर देखिए हत्या के साथ, है ना, हत्या के साथ डकैती से यह संबंधित हो जाता है। सपोज दैट मानते हैं कि 4-5 लोग कहीं गए, किसी घर में घुसने के बाद उन्होंने डकैती किया और पता चला कि उसमें से कोई व्यक्ति गलती से किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है ना, तो ये जो जुर्म है, जो फांसी की सज़ा जो मिलती है, इन सारे लोगों को मिलेगा। ये जो फांसी की सज़ा मिलती है, ये सारे लोगों को फांसी की सज़ा मिलेगी। तो अनुच्छेद जो 396 ये हत्या के साथ डकैती से संबंधित हो जाता है ना। अच्छा, ये जो अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट है, 352, अनुच्छेद 352, यह राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, 352 में क्या है, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या कहा गया, सशस्त्र विद्रोह कह दिया गया, इसी को 352 को, है ना। पहले यह राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से, है ना, आपातकाल के नाम से जाना जाता था। बाद में 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको सशस्त्र विद्रोह, है ना, सशस्त्र विद्रोह करार दिया गया इसी को। 352 और 356 तो आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। 356 जो है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति शासन जो है ये लगाया जाता है। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे। उसके बाद अनुच्छेद 360 जिसको हम लोग वित्तीय आपातकाल कहते हैं, वित्तीय आपातकाल कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक लागू नहीं हुआ, है ना, वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक लागू नहीं हुआ। अब यहाँ पे अनुच्छेद 384 की हम लोग बात करें तो देखिए, पहले ये अनुच्छेद जो थी, है ना, यानी कि 384 है, यह अनुच्छेद पहले था लेकिन अब इसको हटा लिया गया है ना। राज्यपालों की मंत्रिपरिषद के रूप में इसकी जानकारी मिलती थी, लेकिन बाद में इसी अनुच्छेद को जो 384 हम लोग देख रहे हैं इसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 19 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात आपसे पूछता है कि शिशु लिंगानुपात कितना हो जाएगा, तो शिशु लिंगानुपात कितना? 935 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, हर जगह यह पूछ देता है। अभी तो 2011 का जनगणना ही आपको पढ़ना है ना। शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना? तो 935 है। अगर आपसे सवाल अगला बार हो सकता है ये पूछे कि बिहार में बताइए कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है ना। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे? तो ये किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज, है ना, किशनगंज में है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। कहाँ? किशनगंज। और किशनगंज के बाद जो दूसरा स्थान है वह आपका कटिहार का हो जाएगा, है ना, कटिहार का। और ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यहीं पे है, किशनगंज में। सवाल ये भी तो आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? बिहार में कौन ऐसा जिला है जहाँ पे न्यूनतम, है ना, शिशु लिंगानुपात है? तो यह वैशाली जिला हो जाएगा, है ना, वैशाली जिला। ठीक है, वैशाली जिला हो जाता है। अब आपको ओवरऑल लिंगानुपात के बारे में पूछेगा कि बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में लिंगानुपात 918 हो जाता है। कितना? 918 है लिंगानुपात। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, इसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं, है ना। जैसे में बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको गोपालगंज हो जाएगा, है ना, गोपालगंज में। यानी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। लिंगानुपात बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज, सिवान और सारण हो जाएगा। सिवान, है ना, और उसके बाद ये सारण हो जाता है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, सिवान और सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जा सकता है आपसे, है ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, है ना, मुंगेर, भागलपुर, है ना, और खगड़िया हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कम कहाँ पे? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? तो गोपालगंज हो जाता है ना, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे 20 नंबर। चलिए 20 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है ना, कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है यहाँ पे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर आंसर हो जाता है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना? तो 15% हो जाएगा, है ना, कितना? तो 15% हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अनुच्छेद 75 के, है ना, अनुच्छेद 75 के 1 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75 के 1 के ए में इसका वर्णन मिलता है और इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सहित, है ना, मंत्रिपरिषद पीएम सहित लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% ही यहाँ पे मंत्री बनेंगे।
मतलब ये है कि इसका आकार जो है बड़ा नहीं होगा और ये प्रभावी ढंग से क्या कर सकेंगे, ये काम कर सकेंगे, है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी तरीके से पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो। और हमने कहा था कि हमारे प्रत्येक वीडियो से, है ना, प्रत्येक क्लास से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन करिए, फास्ट रिवीजन करिए आराम से, है ना, और तैयारी करिए क्योंकि आप लोग सुपर एनर्जेटिक वाले लोग हैं।